हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर जैव विविधता। इनमें हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी जीव हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया, ठीक है। और उन किंगडम में भी ऑलमोस्ट हम सभी किंगडम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमेलिया। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किंगडम एनिमेलिया में को किस तरह से फाइलम में क्लासिफाई किया गया, किस तरह से उसको वर्गीकृत किया गया, ठीक है। तो जीवों को जो किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो जीव आते हैं, वो कैसे होते हैं और उनको क्या कहा जाता है, ये हमने समझा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो वो क्या थे कि जितने भी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव, जिनकी कोशिका पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जो मोर्टाइल होते हैं, यानी कि लोकोमोशन जिनके अंदर होता है, ठीक है, जो अपनी भोजन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी कार्यविधियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, ठीक है, उनको कहा गया जंतु। और वह सभी जंतु किस में आ गए? किंगडम एनिमेलिया में आ गए। अब किस तरह से किंगडम एनिमेलिया को फाइलम्स में डिवाइड किया गया, क्या आधार थे जिन आधारों पर किंगडम एनिमेलिया को फाइलम्स में क्लासिफाई किया गया, ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। पहला फाइलम है पोरीफेरा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने जब किंगडम एनिमेलिया को कुछ आधार बनाए थे, जिनके आधार पर साइंटिस्ट ने किंगडम एनिमेलिया को फाइलम्स में डिवाइड किया था, तो सबसे पहला आधार लिया था उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि कोशिकीय स्तर का, ठीक है। तो पहले लेवल देखा, सेलुलर लेवल क्या है, कि वो जीव सेलुलर लेवल है या टिश्यू पर है। इसका मतलब कि वो जीव है उनमें टिश्यू बने हैं या नहीं बने। कुछ जीव ऐसे थे, कुछ जंतु ऐसे थे जो कैसे, जिनके अंदर सिर्फ कोशिकाएं काम कर रही थी, ठीक है, उनमें तकों का अभाव था। तो वो सभी जंतु हमने कहाँ रखे गए? उन साइंटिस्ट ने रख दिए फाइलम पोरीफेरा में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये पोरीफेरा वर्ड जो है ये कहाँ से आया, इस फाइलम का नाम पोरीफेरा क्यों रखा गया। तो देखिए, जो ये पोरीफेरा वर्ड है, ठीक है, ये 2 वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। कौन सा? पहला पोरी और फेरा, ठीक है। तो ये वर्ड कौन से हैं? ये 2 ग्रीक वर्ड थे। एक वर्ड था आपका, इसका मीन्स क्या था? पोर्स, ठीक है, या होल। ये हमारा एक वर्ड आया। दूसरा वर्ड लिया गया फेरा, ठीक है। तो फेरे में इनका, इसका मतलब क्या था? फेरे का मतलब था टू बियर। अब इन दोनों वर्ड को मिला दिया जाए तो ये बन गया पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा, या इसका मतलब कहिए कि वो एनिमल, वो जंतु जो अपनी बॉडी पे पोर्स रखते हैं, यानी कि छिद्र रखते हैं, वो हो गए पोरीफेरा, पोरीफेरियन कहा गया, ठीक है। जिन जंतुओं की बॉडी पर छिद्र पाए जाते हैं वो सभी क्या हो गए? वो हो कहलाए पोरीफेरियन, या ये कहिए उनको फाइलम, उनका फाइलम डिसाइड किया गया, वो फाइलम था पोरीफेरा, ठीक है। तो फाइलम पोरीफेरा में कौन से एनिमल्स आ गए? वो एनिमल्स आ गए जिनके बॉडी पे पॉर्सेस पाए जाते हैं। ये क्लियर हुआ कि अब हमें पता चल गया कि ये वर्ड पोरीफेरा कहाँ से आया, ठीक है। ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, पॉर्सेस और फेरी से। तो पॉर्स मीन्स पोर्स या होल, और बियर्स मीन टू बियर, जो बियर करते हैं किसको? पोर्स को, जो छेदों को रखते हैं। इतना हो गया। अब हमने एक जंतु की परिभाषा पढ़ी थी। उस जंतु की परिभाषा थी कि जो बहुकोशिकीय हैं, यूकैरियोटिक हैं, जिनके अंदर लोकोमोशन होता है, ठीक है, वो सब क्या होते हैं? वो जंतु होते हैं। इतना क्लियर था। जिनमें लोकोमोशन नहीं होता, जो नॉन मोबाइल है, ठीक है, जो चलते नहीं हैं, अचल हैं, वो क्या है? प्लांट है। मगर अगर हम ये कहें कि जंतु ऐसे भी होते हैं जो चलते नहीं,
ठीक है, तो ये भी हम गलत नहीं है यहाँ पर भी। तो क्यों? क्योंकि कुछ जंतु ऐसे हैं जो अपनी जगह पर फिक्स है, और वो कौन से हैं? वो भी पोरीफेरियन हैं, या ये कि पोरीफेरा फाइलम में जो जंतु आते हैं वो सब कैसे होते हैं? वो सब अचल होते हैं। इसका मतलब है कि वो नॉन मोबाइल होते हैं, ठीक है, तो वो चलते नहीं है, उनमें किसी भी तरह का मोशन नहीं होता, वो अपनी जगह फिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो गए? दो इनके हमें करेक्टर समझ में आए पोरीफेरा का, कि पोरीफेरा फाइलम में छिद्रयुक्त जंतु होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? ये किसके आकार, किसकी जैसे लगते हैं? ये लगते हैं जैसे स्पंज होता है, तो ये स्पंज जैसे होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको स्पॉन्जी भी कहते हैं, ठीक है। स्पॉन्जी होते हैं, स्पॉन्जियस, या इस फाइलम में जितने भी हैं उन सब जंतुओं को एक सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि ये स्पंज जितने भी हैं वो सब स्पंज पोरीफेरा में आ जाते हैं, या पोरीफेरा के अंदर स्पंज आते हैं, ठीक है। तो इतना हमें समझ आया, ये स्पंजी होते हैं, इनमें छिद्र होते हैं, और ये अचल होते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह नहीं होते, ये किसी एक फिक्स जगह पर फिक्स होते हैं, और ये अपनी ही जगह फिक्स होने के साथ साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं प्रीडेटर से, यानी कि जितने भी शत्रु होते हैं, क्यों होते हैं, उनसे अपने आप को सेव करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, बच्चों। ये ज़्यादातर मोस्टली जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ये जलीय जीव होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? जलीय होते हैं, जलीय जीव होते हैं। ये मोस्टली इनमें मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। मैराइन वाटर यानी कि समुद्री पानी, खारा पानी जो होता है, तो ये मोस्टली समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं। मगर कुछ ऐसे होते हैं जो मैराइन वाटर की जगह फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं। अब इनके पास आता है, इनका जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? इनकी बॉडी को सिमेट्री नहीं होती, यानी कि असममित होती है। असममित होती है, इसका मतलब कि इनको चाहे आप ऐसे काटें या ऐसे, ठीक है, हॉरिजेंटल काटें या वर्टिकल, किसी भी तरह से अगर इनको काटते हैं तो ये सेम नहीं होती है। ये इनमें किसी भी तरह से अगर इनको दो सिमिलर उसमें डिवाइड किया जाए तो ये आपस में सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। क्लियर? तो ये इनकी बॉडी कैसी हो गई? असममित हो गई। इतना क्लियर हुआ। अब इसके अंदर दूसरा पॉइंट आता है कि जो इनमें न्यूट्रिशन होता है वो किस तरह का होता है, और इनमें क्या होता है कि जिसके अंदर ये अपना वर्क कर पाते हैं। तो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं कि एक क्या होता है कि सपोज ये है, ठीक है, ये एक स्पंज लगा हुआ है, ठीक है। अब इस स्पंज में क्या होता है? इस स्पंज में बीच बीच में पोर्स पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं, ठीक है, ये ठीक है। और ये कैसे होता है? डिप्लोप्लाज्म होते हैं, 2 लेयर होती है, अब देखिए जो ये छिद्र हैं, ठीक है, तो ये जो छिद्र होते हैं इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ओस्टिया, ठीक है, इनको कहेंगे ओस्टिया। ओस्टिया हो गए। ये छिद्र जो है, ये हैं, ये कहलाती है शरीर भित्ति, ठीक है ना। ये हो गई शरीर भित्ति और ये हो गई आपके ओस्टिया, ठीक। अब जो ये ओस्टिया का वर्क क्या होता है? ओस्टिया जितने भी छिद्र होते हैं इनको ओस्टिया कहते हैं। इसमें अंदर एंटर करता है क्या? जल, ठीक है, और उस जल में घुली होती है ऑक्सीजन, और इनके लिए फूड, खाना जो इन जंतुओं को चाहिए, ठीक है। तो वो कहाँ से आता है? वो ओस्टिया से आता है, जो बाहर से जल इसके अंदर आता है उसके साथ, यानी कि जो इसके अंदर एंटर करते हैं, क्या करते हैं? जल, ओस्टिया के साथ। जो ओस्टिया है, छेद है, उनसे उसमें होता है क्या? जल, और इस जल में क्या घुला होता है? O2 प्लस भोजन, या ये कहिए खाद्य
सामग्री जो जुड़ी होती है इसके अंदर जल में घुली होती है। अब इसके साथ साथ इसके ऊपर एक ओपनिंग और होती है, ठीक है, उन एनिमल्स में, इनमें जंतुओं में एक ओपनिंग और होती है जिसको कहते हैं ओस्कुलम। क्या कहते हैं? ओस्कुलम। अब ये ओस्कुलम क्या है? देखिए, अभी हमने बताया जो ये ओस्टिया हैं, ओस्टिया से क्या होता है, ये जल अंदर आ रहा है, और जो ये अंदर है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जो ये अंदर कैनाल बन गई, एक गुहा हो गई, इसको बोलते हैं स्पंज गुहा। स्पंज गुहा, ठीक है, ये आपके हो गई स्पंज गुहा, ठीक है। तो अब ये जल, ऑक्सीजन, वाटर जो भी आ रहा है, खाद्य पदार्थ, भोजन, ये सब ओस्टिया से अंदर एंटर करता है और ये जो स्पंज गुहा में ये जाता है, ठीक है। अब जिस जंतु को जितनी नीड है, ये अपने नीड के अकॉर्डिंग जल को ले लेगा, ठीक है, ऑक्सीजन को ले लेगा, और किसको ले लेगा, भोजन को ले लेगा। जो कुछ बचता है, वेस्ट मटेरियल है, जो अपशिष्ट पदार्थ हो गए, उनका क्या करता है, वो ओस्कुलम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अब ये समझ में आया हमको, ये होते हैं हमारे पोरिफेरियन का बॉडी, किस तरह से ये काम करती है। तो जितनी बॉडी होती है, जितने भी पोरिफेरियंस होंगे, उनके बॉडी में पाए जाते हैं ओस्टिया। ओस्टिया होते हैं छिद्र, ठीक है। वो छिद्र क्या कार्य करते हैं, वो गैस, वो ऑक्सीजन, उसका जल को, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को और भोज्य पदार्थ को अंदर लेते हैं। और ओस्कुलम क्या करता है, वो जो वेस्ट मटेरियल होता है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको बाहर करने का काम करता है। इसके अंदर होती है स्पंज गुहा। और बेटा बच्चों, ये ओस्कुलम, ओस्टिया और स्पंज गुहा, ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाती है जिसको कहते हैं कैनाल सिस्टम, ठीक है। इसा कहिए नाल प्रणाली। किस लिए? क्योंकि ये तीनों से ही क्या काम कर रहा है, ये जो सर्कुलेशन चल रहा है, कौन सा, जल का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन और भोज्य पदार्थ का, ठीक है। तो ये हो गई पोरिफेरियन की स्ट्रक्चर बॉडी का, सही है। अब हमें इसका समझ में आया ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये अचल होते हैं, अपनी एक ही जगह फिक्स होते हैं। इनकी बॉडी में पोर्सेस होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं, ये नॉन मोर्टाइल होते हैं। उसके साथ साथ ये समुद्री जल में या मैराइन वाटर में रहते हैं। कुछ जो होते हैं वो किस में रहते हैं, वो रहते हैं कि साफ पानी में भी मिलते हैं। अब आता है जब ये सम्मिलित हो गए, यानी कि इनको बीच में से अगर हम काटते हैं, तो किसी भी तरह से काटें, ये कैसे हो जाते हैं, ये काटने के बाद भी स्पंज गुहा, ये इन्हें बीच में से काटने, कैसे भी काटे, ये एक जैसे नहीं होते। अब नेक्स्ट होता है इनमें प्रजनन, कि जब ये हो गया तो प्रजनन कैसा होता है, अब ये नया जंतु कैसे बनेगा, इसमें कौन सा होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें होता है अलैंगिक प्रजनन, ठीक है ना। तो प्रजनन कैसा हो गया, अलैंगिक, अलैंगिक प्रजनन होता है। तो जो किस टाइप का होता है, मोस्टली जो होता है प्राय वो जेम्यूल टाइप का होता है, ठीक है, या ये कहिए इसमें आंतरिक कलिका का निर्माण हो जाता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम स्पंज को तोड़ दें, इसको, ठीक है, इसको हमने तोड़ दें, तो इसको तोड़ने के बाद जो 2-3 होंगे वो भी अपनी इंडिविजुअल लाइफ जी सकते हैं, यानी कि वो एक अलग एनिमल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइलम पोरिफेरा, ठीक है। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, सबसे हमने बताया था कौन सा, आपका स्पंज। जितने भी होते हैं स्पंज, जितने भी होते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। और इसका होता है साइकॉन, जो साइकॉन होता है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है, ठीक है बच्चों। अब फाइलम पोरिफेरा के बाद हम नेक्स्ट फाइलम देखते हैं, फाइलम सिलेंटेटा, ठीक है। तो पोरिफेरा हमने देखा वो कैसे थे, वो सारे छिद्र वाले चले गए, जितने भी छिद्र वाले जंतु थे, ठीक है, जो नॉन मोर्टाइल थे, ठीक है, वो सब कहाँ चले गए, आपके फाइलम पोरिफेरा में। अब नेक्स्ट फाइलम आता है हमारा सिलेंटेटा। तो जो सिलेंटेटा फाइलम है उसमें भी अधिकांश जंतु
अधिकांश कौन से होते हैं? सभी समुद्रीय जीव होते हैं, ठीक है ना। कौन से होते हैं? ये ज़्यादातर जलीय होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री जीव होते हैं। मगर कुछ इनमें भी कुछ होते हैं जो फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा के जो एनिमल्स होते हैं, जो जंतु हैं, वो मैराइन वाटर में रहते हैं। मगर कुछ कैसे होते हैं जो सब में से भी होते हैं जो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस सिलेंट्रेटा का आगे के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर हमने देख ही लिया, ये होते हैं कि ये कैसे होते हैं? ये समुद्री जीव होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो उसमें भी रहते हैं, किसमें? फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है कि ये जो जीव होते हैं इनमें क्या है। देखिए, जैसे आपको एक हाइड्रा का डायग्राम भी देख रहे होंगे, या आप इसको ऐसे समझिए, जैसे एक ये इस तरह से देखिए कि ये एक जीव है, ठीक है। ये एक आहार नाल की तरह है, ठीक है। तो इस थैली की जैसे होने की वजह से इस कैविटी को, जो ये कैविटी है, इसको कहते हैं हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्या होता है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्लियर? अब इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में एक ओपनिंग वो होता है, पोर होता है, एक खुला हुआ छिद्र होता है, ठीक है। इस बॉडी में सिर्फ एक ही छिद्र होता है। देखिए, मोस्टली जंतुओं में दो छिद्र होते हैं, एक मुख और एक होता है एनस, ठीक है, एक माउथ और एक एनस। मगर इसमें क्या होता है? एक ही छिद्र होता है, ठीक है। इसको कहते हैं माउथ। क्या है ये? माउथ, या ये कहिए मुख। ये कौन सा हो गया? मुख। और ये क्या हो गया आपका? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है ना। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इस कैविटी के अंदर उनके ऊपर क्या हो गया? एक मुख होता है, ठीक है। अब इस मुख के साथ देखिएगा आप, कुछ टेट्राइल्स जुड़े होते हैं, या इसे कहिए इस तरह की एक स्ट्रक्चर होता है जिनको कहते हैं दंश कोशिकाएं, ठीक है। तो ये दंश कोशिकाएं, ये होता है मोस्टली स्ट्रक्चर किसका? ये मोस्टली स्ट्रक्चर होता है सिलेंट्रेटा का, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा क्या समझ में आया? सिलेंट्रेटा में एक कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। मुख होता है, मुख के ऊपर होती हैं क्या? दंश कोशिकाएं, ठीक है। तो इतना होता है हमारा सिलेंट्रेटा। अब ये सिलेंट्रेटा कैसे होते हैं? मोर्टाइल है या नॉन मोर्टाइल है? तो स्टूडेंट्स, ये दो तरह के होते हैं। जो ये सिलेंट्रेटा जो होते हैं जितने भी, ये दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉलिप और एक होते हैं मेड्यूसा, ठीक है, समझ आया? एक होते हैं पॉलिप और एक होते हैं मेड्यूसा। पॉलिप और ठीक है, इतना क्लियर हुआ? पॉलिप और मेड्यूसा, ठीक है। अब जो ये पॉलिप है, ये पॉलिप जो जंतुओं का, मतलब ये देखिए कि जितने सिलेंट्रेटा में जंतु हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया है। एक हो गए पॉलिप। पॉलिप वो जंतु हो जाते हैं जो अचल होते हैं या एक जगह चिपके हुए होते हैं, ठीक है। ये नॉन मोर्टाइल है। और जो मेड्यूसा जाति है, इनको हम कह सकते हैं, सिलेंट्रेटा को दो जातियों में वर्गीकृत किया गया है। तो एक जाति होती है पॉलिप जाति। पॉलिप जाति अचल होती है, जो एक जगह से चिपके हुए हैं। और एक जाति होती है मेड्यूसा। मेड्यूसा जाति क्या करती है? वो फ्री लिविंग, फ्री स्विमिंग करती है, या मतलब ये कहीं स्वतंत्र रूप से तैरती हुई मिलती है, ठीक है। तो पानी में स्वतंत्र रूप से तैरती है। ये सब आप कह सकते हैं सचल। तो ये चलते नहीं है, क्या करते हैं? ये सिर्फ तैरते हैं, ठीक है, फ्री रूप में तैरते हैं। तो इतना समझ में आया? जो सिलेंट्रेटा होते हैं वो कैसे होते हैं? वो समुद्री जीव हैं। कुछ जीव उसमें फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो, अगर इनको बॉडी को सिमेट्री की जाए तो कैसी सिमेट्री होती है? वो होती है आर्य सिमेट्री, ठीक है ना। आर्य सममित होते हैं, इसको हम कह सकते हैं आर्य सममित,
या रेडियल, ठीक है ना। आर्या को क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, रेडियल सिमेट्री होती है इनमें। क्लियर, इतना हो गया। ये एक जगह इनकी दो जातियां पाई जाती हैं, एक जाति सचल होती है और एक अचल होती है। अब इन जातियों के बाद आता है कि इनकी बॉडी कैसी होती है। तो स्टूडेंट्स, इनकी बॉडी होती है डिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक क्या मतलब, डिप्लोब्लास्टिक मतलब इनमें जब जनन कोशिका, जो जनन लेयर होती है, जनन स्तर होता है, जर्म लेयर होती है, वो दो होती है सिर्फ। ठीक है, अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो जाइगोट होता है, जो क्या है, डिप्लॉयड सेल है, अब उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है। जब वो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है तो उस स्टेज को कहते हैं एम्ब्रायो, भ्रूण। अब जो ये एम्ब्रायो होता है, ये क्या करता है, ये अपने ऊपर 3 लेयर बना लेता है। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये 3 लेयर किसकी बनी हुई होंगी, ये 3 लेयर भी कोशिकाओं की बनी होती है। ठीक है, तो जो 3 लेयर होती हैं ये कहलाती हैं जर्म लेयर, जनन स्तर। अब जो जनन परत होती है वो 3 लेयर कौन सी होती है, एंडोडर्म, एक्सोडर्म और मीसोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म कौन सी होती है, एक्टोडर्म वो होती है जो बॉडी का स्केलेटन बनाती है। ठीक है, फिर आती है मीसोडर्म। मीसोडर्म वो लेयर होती है जो बॉडी के ऑर्गेन्स बनाते हैं। और फिर उसके बाद एक्टोडर्म, मीसोडर्म के बाद आती है एंडोडर्म। एंडोडर्म क्या कार्य करती है, जो मीसोडर्म में ऑर्गेन बनाए उनके ऊपर की लेयर बनाने का काम एंडोडर्म करती है। क्लियर। अब इसमें 2 लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, इसमें एक्टोडर्म पाई जाती है और एंडोडर्म पाई जाती है, मगर मीसोडर्म नहीं है। इसका मतलब इसमें कोशिकाओं में ऑर्गेन नहीं बने हैं। ठीक है, तो सिलेंटेटा जो ग्रुप है उसमें ऑर्गेन्स नहीं होते, बट क्या पाए जाते हैं, इसमें कोशिका के साथ कोशिकाओं के उत्तक बन चुके होते हैं। जो हमने फाइलम पॉरीफेरा पढ़ा था उसमें सारा काम कोशिकाएं कर रही थी, उसमें उत्तक अब्सेंट थे, मगर इसमें ये उत्तक स्तरीय होता है, इसमें उत्तक बन चुके होते हैं, टिश्यू बन चुके हैं। क्लियर। तो ये बॉडी कैसी हो गई, डिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है। इनकी बॉडी पे डबल लेयर होती है। जब इनका बनता है ये, तो इनकी जर्म लेयर कौन सी थी, 2 जर्म लेयर से बनते हैं ये। ठीक है, तो इसलिए जिन पे 2 जर्म लेयर से बनते हैं उन जंतुओं को कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्लियर। तो ये डिप्लोब्लास्टिक होती है। इतना क्लियर हुआ कि ये कैसे होते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक है। इनमें सिमेट्री कौन सी हो गई, इनमें रेडियल सिमेट्री हो गई। ये पानी, समुद्र में भी रह सकते हैं और साफ पानी में भी रह सकते हैं। इसके साथ साथ इनके 2 जातियों में इन्हें वर्गीकृत कर दिया गया है। एक जाति होती है पॉलिप। पॉलिप जो होती है वो फिक्स होती है अपनी जगह पर, और एक होती है मेड्यूसा। मेड्यूसा होती है वो फ्री लिविंग होते हैं, फ्री स्विमिंग करते रहते हैं, अपना फ्रीली तैरते रहते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं इसके जो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो जो उदाहरण है, सबसे बेस्ट उदाहरण है इसका हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा कैसा होता है, हाइड्रा वो होता है जो फ्री रहता है या अकेला रहता है। ठीक है, हाइड्रा कैसे रहेगा, अकेला रहेगा, मगर जो कुछ इनमें और भी होते हैं जो कैसे होते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं। ठीक है, ये जंतु कैसे होते हैं, ये अकेले भी रह सकते हैं और कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं। हाइड्रा कैसा होता है, जो अकेला रहता है, मगर और एनिमल, कुछ एनिमल कॉलोनियों में भी रहते हैं। इतना क्लियर हुआ। तो इसके उदाहरण कौन से हैं, जैसे आपका हाइड्रा, और आपका है जैसे ओबिलिया, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है उदाहरण। ठीक है, कौन सा, ओबिलिया। ठीक है, इसके साथ साथ फाइसेलिया। ठीक, फाइसेलिया, और इसके बाद आता है सी एनीमोन। सी एनीमोन जिसको हम कह देते हैं समुद्री, सी एनीमोन कौन सा होता है, समुद्री एनीमोन। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, ये इसके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिए गए
उदाहरण है। ठीक, तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा अपना 2 फाइलम कवर किए हैं, एक होता है पोरीफेरा और एक हो गया सिलेंट्रेटा। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पोरीफेरा वो फाइलम है जिसमें छिद्रयुक्त जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, जो नॉन मोटाइल है, एक जगह फिक्स होते हैं। इनमें कैसे होते हैं, इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती, ठीक है, ये सिमेट्री नहीं होती है। और इनमें जनन कैसा होता है, अलैंगिक जनन होता है। उसके बाद सिलेंट्रेटा आते हैं। सिलेंट्रेटा कौन से होते हैं, ये भी समुद्री जीव होते हैं। कुछ जीव इसमें बाहर भी रहते हैं, समुद्र के साफ पानी में भी रह सकते हैं। उसके साथ ये कैसे होते हैं, ये दोनों तरह से हो सकते हैं। इनमें जो 2 जातियाँ हैं, एक जाति होती है जो फिक्स होती है, नॉन मोटाइल होती है, जिसको पॉलिप कहते हैं, और एक जाति होती है जो फ्री स्विमिंग करती है, उसको कहते हैं मेडूसा, ठीक है। इनमें एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के ऊपर एक ओपनिंग होल होता है, ओपनिंग छिद्र होता है, जिसको कहते हैं मुख, माउथ, और उस माउथ के चारों तरफ होते हैं दंश कोशिकाएं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइलम सिलेंट्रेटा। अब नेक्स्ट फाइलम हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।